Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. And today we are going to discuss the GSM. GSM is a wireless network which is used for the data communication as well as for the voice communication. आज हम डिस्कस करेंगे कि GSM क्या होता है, उसके अलावा GSM के कुछ फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिकेशंस भी देखेंगे और इसके बारे में इसका आर्किटेक्चर भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर तो आप एशिया या यूरोप में रह रहे हैं और मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादातर यूज़र्स या सब्सक्राइबर्स जो हैं वो GSM के ही होते हैं, वो GSM टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ GSM है। GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये ऐसा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि ग्लोबली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस इज़ द डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डिजिटल सिस्टम यूज़ हो रहा है और डिजिटल सिस्टम्स के थ्रू ही मोबाइल जो है वो क्या ट्रांसमिट कर सकते हैं, वॉइस ट्रांसमिट कर सकते हैं और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर हम वॉइस ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है GSM का, ये 1970s में राइज हुआ था। इसका उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ था बेल लेबोरेटरीज में और उसके बाद ये इसके ऊपर काम होता गया आहिस्ता आहिस्ता और एक इस्टेब्लिश्ड हुआ। इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ 1982 में हुआ तकरीबन। GSM वर्ल्ड वाइड मोस्टली यूज़ होने वाली एक मोबाइल टेक्नोलॉजी है। और उसके अलावा इसमें क्या होता है कि अपलिंक एंड डाउनलिंक में तकरीबन 200 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी जाती है। तो उस जो चैनल्स होते हैं उनको फिर क्या किया जाता है, 8 स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है और हर स्लॉट जो है वो 25 किलोहर्ट्ज़ का होता है, ठीक है। टोटल 200 किलोहर्ट्ज़ का चैनल होता है और उसमें जो है उसको 8 टाइम स्लॉट्स में और 25 ईच स्लॉट जो ऑक्यूपाई करती है हमारे पास वो 25 किलोहर्ट्ज़ हो गई। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो तकरीबन 900 टू 1800 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है और अमेरिकन सिस्टम में या US में 850 टू 1900 मेगाहर्ट्ज़ होती है। और अगर हम दुनिया के डिजिटल सेलुलर सब्सक्राइबर्स की बात करें तो 70% शेयर जो है वो GSM का है। ये TDMA को भी यूज़ करती है, सर्किट स्विच सिस्टम है और इसका जो डेटा रेट्स हैं वो 64 kbps टू 120 mbps तक हैं। इनके GSM को यूज़ करते हुए डेटा रेट्स हम 64 kbps से 120 mbps तक यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि GSM आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर आपको बेसिकली पता है कि किसी भी सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसका जो लेआउट होता है उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब GSM में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किन चीज़ों से मिलकर ये बनता है, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनको हम डिटेल में देखते हैं। अब एक GSM जो है वो GSM नेटवर्क डेफिनेटली कुछ फंक्शनल यूनिट्स पे बेस कर है, ठीक है। और उनके कुछ इंटरफेसेस भी हैं, फंक्शनल यूनिट्स के आपस में जाहिर सी बात है इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं तो उनके दरमियान में कुछ इंटरफेसेस भी होंगे। तो हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेन कंपोनेंट्स ऑफ GSM आर्किटेक्चर आर मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन सब सिस्टम, नेटवर्किंग स्विचिंग सब सिस्टम एंड द ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम। ये चार हमारे पास इसके मेन कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें एक हमारे पास मोबाइल स्टेशन है, उसके अलावा हमारे पास दूसरा है बेस स्टेशन है सब सिस्टम और उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्किंग स्विचिंग सब सिस्टम और द लास्ट वन इज द ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम। इनको बाजुकात OSS, NSS, BSS, MS इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन इनकी डिटेल चेक। मोबाइल स्टेशन सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है GSM आर्किटेक्चर का, उसको हम देखेंगे कि मोबाइल स्टेशन एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स पे बेस करेगा। एक होता है फिजिकल इक्विपमेंट और दूसरा होता है सिम कार्ड। अब जो फिजिकल इक्विपमेंट है वो हार्डवेयर होता है, ठीक है, और जो सिम कार्ड है वो जो कि सिम हमने देखी हुई है, एक कार्ड टाइप एक फॉर्मेशन होती है और उसको हम अपने फ़ोन में इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे हार्डवेयर फ़ोन है, फ़ोन या कोई भी डिवाइस जिसमें हम अपनी सिम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो क्योंकि फिजिकल ही होता है तो उसको हम फिजिकल इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, इसको मोबाइल इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, इसको हार्डवेयर भी बोल सकते हैं और दूसरी चीज़ हमारे पास सिम कार्ड है। अब जो फिजिकल इक्विपमेंट है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है,
ठीक है। फिजिकल इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल अगर हम अपने फ़ोन की बात करें तो हमारे हाथ में एक फ़ोन है, तो वो क्या है, वो एक फिजिकल इक्विपमेंट है और उसके अंदर एक सिम है। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हमारा मोबाइल स्टेशन बना देते हैं। ठीक है। और मोबाइल स्टेशन किसका पार्ट है? मोबाइल स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ जीएसएम आर्किटेक्चर। ठीक है। जीएसएम आर्किटेक्चर में जो फर्स्ट हम कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मोबाइल स्टेशन एंड इट इंक्लूड्स द फिजिकल इक्विपमेंट एंड द सिम. Physical equipment is a phone and the SIM is the card which is inserted inside the phone. So यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। जैसा कि फिजिकल इक्विपमेंट में आपको पता होगा कि हर फोन का या हर डिवाइस का एक IMEI नंबर होता है। ठीक है। जो कि उसको वर्ल्ड वाइड जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं होगी जिसका कि IMEI किसी दूसरी डिवाइस के साथ मैच होता होगा। जितनी भी डिवाइसेस मौजूद हैं इन सब के IMEI दूसरों से डिफरेंट होते हैं और यूनिक होते हैं और परमानेंटली स्टोर होते हैं उस डिवाइस में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही IMEI असाइन कर दिए जाते हैं और ये डिवाइस में मौजूद होते हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात जहाँ पे हमारी बैटरी होती है मोबाइल की या फिर किसी और जगह पे ये वहाँ पे इम्पोज किए जाते हैं। और IMEI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये 15 से 16 डिजिट कोड होता है और उसके अलावा ये जो है वो हर मोबाइल फ़ोन पे मौजूद होता है IMEI। और सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी होते हैं वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी नॉलेज में ये होता है कि हमारी सर्विस जिस सब्सक्राइबर को दी जा रही है क्या उसके पास वैलिड डिवाइस है। अगर तो उसकी IMEI वैलिड रेंज में आता हुआ तो इट मीन्स कि वैलिड डिवाइस है, अदरवाइज वो अपनी सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं करते। तो IMEI जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। IMEI के यूजेस क्या क्या हैं? इसके बहुत सारे यूजेस हैं। मतलब अगर आपका फ़ोन कहीं लॉस्ट हो जाता है, आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर कोई भी उसके साथ मिसहैप हो जाता है तो आप अपने IMEI नंबर के थ्रू उसको ब्लॉक करा सकते हैं और इस तरह से ब्लॉक कराने के साथ साथ वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। जब ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और दोबारा अगर कोई उसको यूज़ करना चाहेगा तो फिर उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है कि फ़ोन को यूज़ कर सके, चाहे वो उसमें सिम चेंज भी कर ले, अपनी सिम इंसर्ट कर ले, लेकिन जब IMEI नंबर दे दिया जाता है तो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आजकल ऐसे भी टेक्निक्स हैं कि IMEI को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है जिसके थ्रू वो फ़ोन को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। सो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि IMEI के थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम अपने डिवाइसेस को सिक्योर कर सकते हैं। IMEI नंबर अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए ये जस्ट आप फिगर अपने फ़ोन से डायल करना होता है। वैसे भी आपके फ़ोन में आपकी स्पेसिफिकेशंस में मौजूद होता है कि आपके फ़ोन का IMEI नंबर क्या है, वरना *#06# डायल करें तो आपका स्क्रीन पे आपका IMEI नंबर आ जाता है। दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट था दैट इज सिम। सिम के लिए हम ये कहते हैं कि सिम एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसकी अक्सर एब्रीविएशन पेपर में आ जाती है और ये होती क्या है, ये तो आप सबने देखी हुई होगी कि एक प्लास्टिक कार्ड होता है स्मॉल सा और उसके ऊपर कुछ स्लॉट्स बनी होती हैं या फिर सर्किट बने हुए होते हैं। ठीक है। जो कि सर्किट्स के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी होती है, स्मॉल सर्किट्स सिम के ऊपर बने हुए होते हैं और इस सिम को फ़ोन में इंसर्ट किया जाता है और डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की सिम्स डिफरेंट होती हैं और उसके अकॉर्डिंग आप सिम के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट पैकेजेस ले सकते हैं और डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू आप गेन कर सकते हैं। अब कुछ आइडेंटिफायर्स हम देखेंगे जो कि सिम में मौजूद होते हैं और उन आइडेंटिफायर्स के थ्रू हम सब्सक्राइबर की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी है, इसको IMSI भी बोलते हैं। ये सब्सक्राइबर को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये IMEI की कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं और ये सिम में मौजूद होता है। ये नंबर जो होता है, आइडेंटिफायर जो होता है, ये सिम में मौजूद होता है और किसी भी यूज़र को या सब्सक्राइबर को आप इंटरनेशनली अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए IMSI यूज़ करते हैं, जबकि IMEI हम अपने डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते थे। ये सब्सक्राइबर के लिए है जो कि यूज़र है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोबाइल सब्सक्राइबर ISDN नंबर। मोबाइल सब्सक्राइबर ISDN नंबर हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये जैसा कि आप कह सकते हैं कि फ़ोन नंबर जो हमारा होता है जो कि हम डायल करते हैं,
ठीक है, और उसको हम MSISDN नंबर भी बोलते हैं। ये एक्चुअली फ़ोन नंबर होता है जो कि यूज़र का है। अगर हम लोकली कॉल करें तो हमें कुछ कोड्स, कंट्री कोड्स डायल नहीं करने पड़ते, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल कॉल करें वी हैव टू डायल सम कंट्री कोड्स। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे पास MSISDN के। MSISDN स्टैंड्स फॉर मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, and it has three parts: country code, national destination code and subscriber number। ठीक है, इन तीनों का कंबाइन करके हम MSISDN बना देते हैं। लोकल एरिया आइडेंटिटी, और ये भी सिम कार्ड में मौजूद इंफॉर्मेशन है, और ये सब्सक्राइबर की जो करंट लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करती है। टेम्परेरी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, ये पीरियडिकली चेंज होती रहती है। ये आइडेंटिटी सब्सक्राइबर की ही होती है, लेकिन ये टेम्परेरी आइडेंटिटी होती है जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। और ये इसलिए चेंज होती है ताकि यूज़र को हम सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, उसका डेटा जो है वो सिक्योर रह सके। फिर हमारे पास बात आ जाती है SAK सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेशन की। सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेशन की क्या होती है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन की सिम को कोई ना कोई कोड लगा लेते हैं, कोई ऑथेंटिकेशन की लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन ऑफ हो जाता है तो उसके बाद जब हम उसको ऑन करते हैं तो सिम ऐसे ऑन नहीं होती जब तक कि आप उसको उसका पिन कोड ना दें। जब तक आप उसकी ऑथेंटिकेशन की एंटर नहीं करते आपकी सिम ऑन नहीं होती। तो ये होता है एक ऐसी ऑथेंटिकेशन की है जो कि यूज़र ने अपनी मर्जी से असाइन की हुई है। मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं, बट उसकी जो स्टोरेज है वो आपकी सिम में हो जाती है, और फिर वही नंबर जो कि आपने असाइन किया होता है वो मैच होने के बाद आपकी सिम एक्टिवेट हो जाती है, और इस पिन कोड को हम बोलते हैं सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेशन की। ठीक है, ये सिम कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम दूसरा इसका पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज द बेस स्टेशन सब सिस्टम। बेस स्टेशन सब सिस्टम एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ BTS एंड BSE। BTS बेस ट्रांसीवर स्टेशन एंड BSE इज बेस स्टेशन कंट्रोलर। BTS एक्चुअली क्या होता है कि BTS हर सेल में लगाया जाता है, और मोस्टली कोशिश की जाती है कि सेल के सेंटर में लगाया जाए, और इसके ऊपर बहुत सारे ट्रांसीवर्स लगाए जाते हैं। एक BTS पे आपको बहुत सारे ट्रांसीवर्स लगाए, ये देखिए ये आपके सामने एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन लगाया गया है। इसके ऊपर ये आपको छोटे छोटे टावर्स नज़र आ रहे होंगे, एंटीना, या फिर आप इसको ट्रांसीवर्स बोल सकते हैं, ये नज़र आ रहे होंगे। तो ये क्या है, ये ट्रांसीवर्स है, और एक सेल की मोस्टली सेंटर पे ही लगाया जाता है बेस ट्रांसीवर स्टेशन, और उसके साथ डिफरेंट मोबाइल स्टेशंस जो हैं, ये डिफरेंट मोबाइल स्टेशंस हैं, ये कनेक्ट किए जा सकते हैं। अब बेस ट्रांसीवर स्टेशन में एक्चुअली क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आपका एरिया डेंस है, उसमें ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आप हर BTS पे तकरीबन 1 से 16 के दरमियान में ट्रांसीवर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसीवर्स बढ़ाने की वजह से आप डेंसिटी अगर ज़्यादा है सेल की तो उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। किसी भी एक BTS जो है वो एक सिंगल सेल को ऑक्यूपाई करता है, मतलब सिंगल सेल एक है तो उसमें हम एक BTS लगा देंगे, और उसके ऊपर बहुत सारे ट्रांसीवर स्टेशंस होते हैं जो कि कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा हमारे पास जो आ जाता है वो बेस स्टेशन कंट्रोलर है, इसी का कंपोनेंट है, BSS का कंपोनेंट है बेस स्टेशन कंट्रोलर। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, लाइक ये मल्टीपल BTS यूनिट्स को कंट्रोल करता है, ये हैंड ऑफ मैनेज करता है, पेजिंग कंट्रोल करता है, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी रिजर्व करता है, और रेडियो चैनल्स एलोकेट करता है। ये सारे काम बेस स्टेशन कंट्रोलर के हैं। तो इस तरह से हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़े अभी तक, दैट इज द नंबर 1 इज मोबाइल स्टेशन एंड नंबर 2 इज BSS, और उसके हमने फंक्शनैलिटीज भी देख ली और डायग्राम भी हमने देखी है। अब फर्दर हम देखते हैं।